कहा जाता है कि जो जितना दिखेगा उतना बिकेगा। बिजनेस में आपका नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के लिए आपके पास सही नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। तो पीआर इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि आज जब पहली बार कोई पीआर काम कराने आता है, कि सपोज मान लीजिए कि आपके बारे में कोई मीडिया में खबरें आ गई, मीडिया में खबर आ गया, तो आपको तुरंत क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आरओआई कैसे निकालें, आरओआई कैसे बताएं, ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारी इंडस्ट्री में है। मैं नीम करोली बाबा के पास गया, फिर मैं गया काशी विश्वनाथ दिसंबर में, फिर अयोध्या धाम गया, फिर मैंने केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो कर ली, फिर मैं उज्जैन महाकाल मंदिर चला गया, अभी मैं जगन्नाथ जा रहा हूँ। तो मेरे से आदमी जो पूजा को लेकर उतना सीरियस नहीं था, वो कहीं ना कहीं इसमें कन्वर्ट हुआ। और इस पूरे जर्नी से फ़ायदा ये हुआ, बिहार का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इस मुश्किल में फंसे हुए हैं कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आरजेडी आए, बहुत लोग चाहते हैं कि तेजस्वी आए। एक इसमें और कन्फ्यूजन है कि लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जो उनके पिछले कुछ वीडियो थे, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो इस बार नया मौका बदला प्रशांत किशोर को देना चाहते हैं, पर उन पे भी 100% भरोसा नहीं बना पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में किसी की मजबूती से सरकार नहीं बनेगी। वन सेंटेंस में अगर मैं बिहार को बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? देखिए, बिहार एक बेहतर लोगों का राज्य है, लेकिन सिस्टम से लाचार है। वेलकम मिस्टर अभिनय कुमार सिंह, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के बिजी शेड्यूल से आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू प्रवीण जी, मुझे बुलाने के लिए। आपके पास रियली ग्रेट सेटअप है और आप जो वीडियो बना रहे हैं काफ़ी अच्छा है। मैं दर्शकों को एडवांस में बताना चाहता हूं कि आपके जितने भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अभिनय जी, जैसे आप एक पीआर एजेंसी रन करते हो एंड इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग पीआर एजेंसी, सो आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताइए कि पीआर एजेंसी होती क्या है और ये बिज़नेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं पीआर इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हूँ जी। सो पीआर एजेंसी का काम है कि आपके कंपनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में या आपके बारे में अच्छी बातें, सही बातें लोगों तक पहुँचाए। बिजनेस के लिए ज़रूरी क्यों है कि कहा जाता है कि जो जितना दिखेगा उतना बिकेगा। बिजनेस में आपका नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के लिए आपके पास सही नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। तो पीआर इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि आज लोग अलग अलग तरह से कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज आज आपका नाम कोई सर्च कर रहा है और आपके बारे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपके बारे में कुछ भी लोग सोच नहीं बना पाएंगे। पीआर आज के लिए ज़रूरी इसलिए है कि इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, मोबाइल पे आपको हर एक जगह आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब पीआर एक ऐसा टूल है जहाँ से आप अपने बारे में एक परसेप्शन बना सकते हैं। तो पीआर इसलिए ज़रूरी है, और पीआर लगभग 30 साल पुराना एक इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि 40 साल से ज़्यादा पुराना इंडस्ट्री हो गया है और काफ़ी सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं और हम लोग अलग अलग तरीके से इससे जुड़े हुए हैं। और जी, मैं आपको ना एक बहुत बड़ा एक लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि पीआर एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और इन्फ्लुएंसर एजेंसी में डिफरेंसेस क्या है। लोगों को लगता है कि पीआर एजेंसी भी इन्फ्लुएंसर एजेंसी की तरह काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग भी करता है, एडवर्टीजमेंट क्या है। तो मैं ये वीडियो आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए डिफरेंस क्या होता है मेनली। जी प्लीज़। सारी एजेंसी का काम यही रहता है कि कम्युनिकेशन तक लोगों तक पहुँचाना। तो पहले शुरू करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में एक या तो आपको वीडियो कंटेंट तैयार करना और उसको तैयार करके पेड माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपकी कंपनी कोई बाइक बनाती है, तो बाइक लॉन्च हुआ तो क्या करेंगे आप? उसका एक टीवीसी बनाएंगे अच्छे से, एक मॉडल के साथ उसका रिकॉर्ड आप करेंगे, रिकॉर्ड कंटेंट रेडी हो गया, फिर आप उसको क्या करेंगे? आप किसी टेलीविज़न के पास जाएंगे कि भाई ये मेरा 30 सेकंड का, 1 मिनट का ये टीवीसी बना है, आप अपने इसको टाइम स्लॉट में चला दीजिए। तो आपने कंटेंट बनाने के लिए भी पैसा दिया और उसको कंटेंट तक पहुंचाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, टेलीविज़न हो गया, प्रिंट पेपर हो गया, या कुछ भी ऐसा मीडियम है, तो आप उसको भी पैसा देते हैं। यानी पूरा का पूरा एक पेड तरीके से कम्युनिकेशन आप लोगों तक पहुंच रहा है, और इसमें आपको हमेशा अपनी तारीफ़ें, अच्छाइयाँ, खूबियाँ ही लोगों को दिखानी होती है।
अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पर। नाम सही है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वो एजेंसी है जो अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचे डिजिटली माध्यम से। यानी कि गूगल में आपका कोई लोग नाम सर्च कर रहा है या अलग किसी सर्चिंग इंजन में आपका नाम सर्च कर रहा है, वहाँ पे आपकी कंपनी के बारे में दिखना चाहिए। आपको GMB अच्छा होना चाहिए, वेबसाइट सही होना चाहिए, SEO सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके सारे कंटेंट जो आप डिजिटली प्रोड्यूस करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी काम करती है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा जो होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। इन्फ्लुएंसर से समझ सकते हैं कि जो एजेंसी इन्फ्लुएंसर को मैनेज करती है, ठीक है, वो सारी इन्फ्लुएंसर एजेंसी होती है। इसमें भी दो तरह का है। कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं वो बार्टर से काम करते हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के उनको भेजिए, उसका रिव्यू करके डाल देंगे। लेकिन कुछ फेमस जो हमारे पास जो इन्फ्लुएंसर हैं वो डायरेक्टली पैसा चार्ज करते हैं आपके वीडियो के लिए या कंटेंट के लिए। ये हो गया इन्फ्लुएंसर एजेंसीज। अब आते हैं PR एजेंसी। तो PR एजेंसी सबसे ऊपर बैठा रहता है। इनका काम है परसेप्शन बिल्डिंग करना, ठीक है। इंडियन में आप ऐसा समझिए कि PR एजेंसी का काम ये हुआ कि किसी भी कंटेंट के बारे में, जो भी कंटेंट है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में लोग कैसे परसेप्शन बना रहे हैं वो डिसाइड करता है PR एजेंसी। उसके लिए क्या करना होता है, पहले जो इंडिया में जो PR एजेंसी में जो समझते हैं वो बेसिकली लोग जो मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, जो कि हम करते हैं, उसी को PR एजेंसी बोलते हैं। लेकिन PR ऐसे ग्लोबली ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन डिसाइड करता है कि भाई हमें एडवर्टीजमेंट कितना करना चाहिए, हमें इन्फ्लुएंसर कितना यूज करना चाहिए, हमको डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या यूज करना चाहिए। पूरा जो स्ट्रेटजी जो डिसाइड करता है वो एक PR एजेंसी या PR कंपनी या PR इंडिविजुअल तैयार करता है, चाहे उसके बाद जो भी एजेंसी आप तैयार कर पाएँ, यूज कर पाएँ। इंडिया में क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हर एक MNC कंपनी आ चुकी है, हर एक कोई अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, अपने अच्छे से बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, कंपटीशन ज़्यादा आ गया है। आप देख सकते हैं पुराने जितने भी D2C प्रोडक्ट थे या ऐसे डेली यूज के जितने भी FMCG के प्रोडक्ट थे, पुराने मीडियम से बेचते थे, उनके पास प्रोडक्ट होता था, होलसेल पे जाते थे, फिर रिटेल के पास पहुंचता था। आज ज़माना इतना फास्ट हो गया है कि आप E-कॉमर्स के माध्यम से आप वेबसाइट बनाइए और डायरेक्ट वहीं से सेल करिए। और वो लोग तमाम तरीके से ऐसे मीडियम को यूज कर रहे हैं ताकि उनको कंज्यूमर पास मतलब आप पहुंच सकते हैं। इसी के लिए अभी डिफरेंसेस आपको यही समझना है कि PR जब आपको यूज करना है तो आपको कहीं ना कहीं परसेप्शन पर ध्यान रखना चाहिए। और PR यूज करने पास आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप PR करें तो आप जो भी बजट डिसाइड कर रहे हैं वो टाइमलाइन कम से कम 6 से 1 साल का रखना चाहिए, कि कोई भी परसेप्शन बिल्डिंग 6 से कम महीने में होता नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये नॉन पेड कम्युनिकेशन है, आप डायरेक्ट किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लोग आपके बारे में लिखें, अब वो लोग लिखें जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है, राइट। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जर्नलिस्ट है आपके बारे में लिखना चाह रहा है, वो जर्नलिस्ट ऑलरेडी 5 साल 10 साल से उस इंडस्ट्री के बारे में लिख रहा है, वो तभी आपके बारे में लिख पाएगा जब आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा और आपके बारे में समझ पाएंगे। तो ये एक PR एजेंसी और बाकी इंडस्ट्री का एक डिफरेंस है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद है लोग कुछ समझ पाए होंगे, और डेफिनेटली किसी कन्फ्यूजन भी होगा तो कमेंट के माध्यम से वहाँ बोलेंगे तो हम फिर से एक वीडियो बना के भेज सकते हैं। आई थिंक आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टीजमेंट एजेंसी और द इन्फ्लुएंसर एजेंसी एंड द PR एजेंसी। सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को सबको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है और PR एजेंसी बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अभिनय जी, अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे तो इतना पता है कि आप बिहार से आए हो, ठीक है, आपने वहाँ पे जो भी स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन वगैरह है वो वहीं से करी। देन सो व्हाट कम्स इन योर माइंड कि आपको ये PR एजेंसी रन करनी है? देखिए, मैं बिहार डेफिनेटली आपने सही बोला कि बिहार राज्य से मैं हूँ। बिहार राज्य में एक सिवान जिला है और जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी वहीं से बिलोंग करते हैं। और मैं वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और दूर एक गांव है सिंघौली, वहाँ मेरी जन्म हुई थी और मैं वहीं से मेरी पढ़ाई भी जो हुई थी स्टार्टिंग में वहीं से हुई थी। आपने पूछा कि मैं PR एजेंसी उस समय सोच रहा था कि नहीं, तो देखिए उस समय तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था, क्योंकि मेरा नाम अभिनय है, जैसा आपने बताया लोग जानते भी हैं। तो मेरा
कहीं ना कहीं लगाव एक्टिंग के प्रति बहुत ज़्यादा था और मुझे अभिनय में बहुत रुचि थी, तो इसीलिए मेरे पिताजी ने अभिनय नाम रख दिया था। और लेकिन जो मुझे एक था कि नहीं, पहले मुझे, क्योंकि मेरे ताऊ जी मेडिकल फील्ड से थे और डॉक्टर बनने का मेरी चाहत थी कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करूँगा, तो शुरू से मेरे माइंडसेट में ही था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने जब 10th पास आउट किया और मैं जब देहरादून गया, वहाँ मेरे बड़े भाई जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं उनके पढ़ाई का दिनचर्या देख के मुझे डिसाइड हुआ कि भाई मेरे बस की बात नहीं है डॉक्टर बनना, तो मैथ्स को ही मैंने उसको परस्यू किया और मुझे लगा कि फिर मैं इंजीनियरिंग करूँगा और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं ट्राई करूँगा। तो मैं बहुत बार असफल हुआ हूँ। मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं पैरामेडिकल का भी ट्राई किया मैंने कि मैं कम से कम वहाँ ज्वाइन करूँ, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई मेरे दोस्त जो मेरे साथ में, कोई NIT में सिलेक्शन हो गया, 80% दोस्त मेरे इंजीनियर बन गए और मेरे पास कोई रास्ते खुल नहीं रहे थे। लेकिन मैं देहरादून गया, मतलब चंडीगढ़ में गया था जहाँ पे मेरे भाई पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पे एक पैरामेडिकल में थे वो और अच्छा गाते भी हैं, प्रेम जी उनका नाम है, काफ़ी फेमस सिंगर हो चुके हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि अभिनय आप बातचीत कर लेते हो, मतलब बातचीत कर लेने का मतलब था कि मैं बोलता बहुत था, अभी भी बहुत बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मास कम्युनिकेशन क्यों नहीं ट्राई करते हो। मेरे लिए बहुत मतलब एक नया कोर्स था बिल्कुल। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल परेशान था, ट्रेन से वापस आ रहा था, मेरा मोबाइल बंद हो गया। मेरे पिताजी एकदम चिंतित हो गए, उन्होंने कम से कम 30-40 कॉल मुझे कर दिए। जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो देखा कि भाई इतने सारे मिस कॉल। तो मैं उनसे बात किया कि भाई क्या हुआ, तो नहीं, बस जानना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक लगा कि वो बहुत चिंतित हो गए हैं और उनको लगा कि पता नहीं मैं इस सारे असफलताओं को कोप अप कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैं बड़ा निराश फॉर्म में था, वापस आया। 1 साल और मैंने ट्राई करी NDA की, फिर भी सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं मास कम्युनिकेशन ट्राई करूं। लेकिन ये 2 साल का टाइम था ना, बहुत ही हार्ड था, मतलब डील करने का कि किस तरह से, क्योंकि जहाँ पे आप देखते नहीं है कि आपके दोस्त हैं वो सफल हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपको पीछे सब कुछ छूटते जा रहा है। वो भावना मेरे अंदर आ गई थी। पर मैंने हिम्मत करके पिताजी को बोला कि मैं पत्रकारिता में मास कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। मास कम्युनिकेशन जब मैं करना चाहता हूँ, जब मैंने पिताजी को ये बोला तो पिताजी बड़ा मतलब अचंभे में चले गए। उनको लगा कि भाई मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, गवर्नमेंट फील्ड, इसमें जाना चाहिए, इसमें हाँ। फिर भी उन्होंने विचार किया। लेकिन उस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय बड़ा एक डिफ़िकल्ट फेज़ था उनका। उसी समय एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट हाईवे पे हुआ था, बाइक से वो गिर गए थे, टक्कर लग गई थी और वो गिर गए थे। तो मतलब उनको भी डिसीजन मेकिंग में बड़ा मतलब कन्फ्यूजन हो रहा था कि कैसे करें, है ना। उसमें थोड़ा सा भी था कि भाई किस तरह से सपोर्ट, मिडिल क्लास फैमिली सब कुछ। पर मेरी फूआ ने उनको सपोर्ट किया कि लड़का होनहार है, इसको एक बार मौका देना चाहिए। फिर पिताजी ने बड़े मतलब ऊपर के मन से कहा कि चलो भाई कर लो, जो तुमको करना है तुम कर लो। लेकिन लग रहा है कि तुम मतलब हम पागलों की तरफ बातें कर रहे हो कि भाई हम बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई की फैमिली बैकग्राउंड से तो है नहीं। अब पत्रकारिता का मतलब क्या होता था, 10,000 की सैलरी मिलेगी, जो वही आपको काम करना पड़ेगा। उन्होंने वही दुनिया देखी थी। पर मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया, छोटा वाला भाई ने भी सपोर्ट किया मुझे। और पटना के एक कॉलेज से मैं एडमिशन लेने गया। वहाँ पर कुछ भाइबा का कुछ क्वेश्चन थे, उन्होंने पूछे और थैंकफुली जैसा ही मैंने वहाँ ज्वाइन किया अरविंद जी, उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैं मतलब 1 महीना के अंदर वॉलंटियरशिप 200 रुपया मिलता था हमें। मुझे जाना होता था, मुझे प्रेस रिलीज बांटना होता था। प्रेस रिलीज वो होता है जो न्यूज़ के फॉर्म में हम लोग मीडिया को देते हैं। मैं सोचिए सिचुएशन कि गांव का लड़का जो मतलब सांसद विधायक को देख के लगता है कि भाई बहुत बड़े लोग हैं। मैं ऐसे इवेंट में गया जहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री जो उस समय थे नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी थे वहाँ पर, और भी सारे स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे वगैरह लोग थे। मैं उनके सामने था, मेरे से मतलब वो 50 फीट की दूरी पे वो लोग थे। कभी कभी उनके साथ खाना खाना, तो वो दुनिया मुझे रास आने शुरू हुई। तब मुझे PR वर्ड पता चला कि अच्छा ये इवेंट हो रहा है, मीडिया को कोऑर्डिनेट करना है, उनको प्रेस रिलीज देना है।
तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये पीआर फील्ड मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर था। तो उस समय मेरे अनिल जी थे और मेरा एक मित्र है, अभी अभी एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा नाम है, वीपी पोस्ट पे है, दिवेश टिशू करके, महिंद्रा और बाकी सारे कंपनी के लिए ऐड लिखते हैं। उनका एक ऐड बहुत फेमस है, आपने शायद सुना भी होगा, बेटी है उड़ सकती है करके है। उन्होंने एक ऐड बनाया था जो महिंद्रा पटसाला करके है, कैंपेन में काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो उसने एक नाटक में सब लोग भाग ले रहे थे, तो मैं भी भाग लिया उसमें। मेरा जो रोल था उस समय नारद मुनि का, उसमें मुझे नारायण नारायण करने का मुझे काम मिला और काफ़ी सारी तालियां बजी उसमें। तो मुझे था कहीं ना कहीं मैं मुंबई जाऊंगा, एक्टिंग करूंगा, इस मेरे दिमाग में हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा एक भाषा को लेकर एक मेरे मन में था कि मेरी जो भाषा है, ना हिंदी उतनी अच्छी है ना इंग्लिश उतनी अच्छी है, क्योंकि हम लोग अभी देखिए मैं हम लोग बात कर रहा हूँ जहाँ मैं कहना चाहिए, लेकिन जो आप गांव से निकलते हैं ना तो आप वो चीज़ करते हैं जो आसपास की चीज़ लोग करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, एक्टिंग मेरे लिए अच्छा फील्ड नहीं है, मेरे लिए पीआर अच्छा फील्ड है। और ये भाषा की लड़ाई हर एक गांव वाला करता है जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हो, और वहाँ पे आपको क्या पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है। अब मैथ्स अच्छा है तो आप सब कुछ अच्छे हैं। तो यहाँ से मैं पीआर से मुड़ा और पहला इंटर्नशिप मैंने शुरू किया और वहाँ से मेरी पीआर की जर्नी शुरू हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी थी ये। और ये स्टोरी सुनते सुनते मुझे एक ना वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया। इट्स नॉट शाहरुख खान का डायलॉग, वो हमेशा ऐसे बताता है कि शाहरुख खान के पिता उनको ऐसा बोलते थे कि जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो वो कमाल करता है। तो आप सर कमाल कर रहे हो आजकल। So Abhinay ji, as you are running a fastest growing PR agency, so please tell me what is the hardest truth about this industry that outsider don't know? देखिए क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, सबसे मुश्किल और हार्डेस्ट ये होता है कि अगर आपके पास सामने वाली कंपनी के पास, स्टार्टअप के पास अगर कोई मार्केटिंग समझने वाला ना होना तो आपके काम को वो समझ नहीं पाते। इसका ROI क्या निकलेगा बहुत सारे बार, और हर एक पीआर एजेंसी यही मुश्किल होता है जब पहली बार कोई पीआर काम कराने आता है। कि सपोज मान लीजिए कि आपके बारे में कोई मीडिया में खबरेज आ गई, मीडिया में खबर आ गया, तो आपको तुरंत क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ROI कैसे निकालें, ROI कैसे बताएं, ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारी इंडस्ट्री में है। जैसे मान लीजिए कि आज इन्फ्लुएंसर को आपने हायर किया, आपके 200 व्यू मिल गए, 1000 व्यू मिल गए, लेकिन मान लीजिए किसी पेपर में या टेलीविज़न में उस समय कितने लोग उस पार्टिकुलर शो को देख रहे हैं, इसका डेटा देना बड़ा मुश्किल काम है। या उस खबर को पढ़ के किसी के दिमाग में क्या बनता है, इसका भी बड़ा एक मुश्किल चीज़ है। तो हम जो मतलब बाकी लोग समझते हैं कि कि पीआर बड़ा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, आपको लोगों के सामने जाना है, मीडिया से मिलना है, पावरफुल लोगों के साथ बैठना है, लेकिन स्ट्रेस भी उतना ही हाई रहता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। जितना आप हायर अथॉरिटी के पास जाइएगा वहाँ पे कोई नो नहीं सुनना चाहता है। तो मैं मिनिस्ट्री में भी काम कर चुका हूँ, तो मोस्टली मैं 4-5 मिनिस्ट्री में एज ए मीडिया एडवाइज़र में काम कर चुका हूँ। तो मैंने देखा है कि जितने हायर अथॉरिटी में लोग रहते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान, कोई एजेंसी ऐसा हो जो गेट थिंग्स डन वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको सोल्यूशन ला के दीजिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट है इंडस्ट्री का, क्योंकि बाहर से ग्लैमरस तो दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही स्ट्रेसफुल काम है। क्योंकि अच्छा हुआ तब कितना अच्छा हुआ लोगों को बताना पड़ता है, लेकिन किसी कंपनी के बारे में बुरा निकल गया तो समझिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त रहता है चीज़ों को ठीक करना और बनाना, और कहीं ना कहीं टीम वर्क इसमें बड़ा काम आता है। सो जैसे आप बोल रहे हो कि आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो रिलेटेड टू टेकिंग अ डिसीजंस फॉर द कंपनी एंड ऑल द थिंग्स, सो इज इट दैट you have mentioned in your Instagram that your name is Abhinav 2.0, is it related to that? Like, because I never see anyone like mention name like 2.0 something. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने 2.0 किया था और इसकी शुरुआत मैंने जैसे नवंबर में मैंने किया था। उससे पहले तक मुझे लगता था कि जो भी डिसीज़न मैं ले रहा हूँ वो बेस्ट डिसीज़न है, ठीक है, और मैं अपने डिसीज़न को पकड़ के रखता था।
मुझे डर भी बहुत लगता था कि अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर वैसा किसी ने नहीं किया तो शायद गलत हो जाएगा, चाहे वो कंपनी को लेके हो गया, इंडिविजुअल को लेके हो गया। और अपनी बात को पकड़ कर रखने की मेरी बात आदत थी बहुत ख़राब। दूसरी एक और चीज़ थी कि मुझे लगता था ऐसा कि हर एक चीज़ों को मैं सही कर सकता हूँ और मेरे हाथ में बहुत कुछ है, यानी मैं मेहनत करूँगा तो किसी चीज़ को मैं ठीक कर पाऊँगा। बट 2024 में बहुत सारी घटनाएं हुई और जिस चीज़ से मैं डरता था वही चीज़ हुआ। पहला एक बार अप्रैल में मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसके बारे में मैंने लिंक्डइन पे लिखा हुआ था। उस घटना ने मेरे को बहुत बदला और उसका इम्पैक्ट पूरे 1 साल तक मेरे पास रहा। दूसरे और भी चीज़ें रहे जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, मुश्किल समय में आपका साथ देंगे, वो लोग आपको छोड़ के जाते हैं। इसके वजह से मेरे को एक मुझे लगा कि ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। और मैं पहले भगवान शिव का भक्त था और धीरे धीरे मैं पता नहीं कब राम जी के पे आया और कब मिक्स हो गया सब कुछ, मुझे मालूम ही नहीं चला। तो मैंने नवंबर में धार्मिक स्पिरिचुअल यात्रा शुरू करी। मैं नीम करोली बाबा के पास गया, फिर मैं गया काशी विश्वनाथ दिसंबर में, फिर अयोध्या धाम गया, फिर मैंने केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो कर ली, फिर मैं उज्जैन महाकाल मंदिर चला गया, अभी मैं जगन्नाथ जा रहा हूँ। तो मेरे सा आदमी जो पूजा को लेके उतना सीरियस नहीं था, वो कहीं ना कहीं इसमें कन्वर्ट हुआ। और इस पूरे जर्नी से फ़ायदा ये हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ठहराव आ गया और मुझे लगता है कि मेरे हाथ में सिर्फ मेरा उस समय का कर्म करना है, बाकी कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरेंडर की भावना मेरे में आ गई। जैसा कि आज ही देख लीजिए, हम लोग पॉडकास्ट थोड़ा पहले शुरू करना चाह रहे थे, थोड़ा डिले हुआ है ना, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको किया। तो हमारे हाथ में ही है। अब एडिटर साहब इसको कैसे एडिट करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, उसकी एक चिंता मैं अगर अभी इसे बैठ के करने लगूं तो शायद हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि 30 साल की उम्र के बाद मेरा 2.0 आता है। जैसे प्रोडक्ट चेंज होते हैं, आईफोन 14 के बाद 15 आया, 16 आया, 17 आया, तो मेरा एक अपग्रेड वर्जन है जो कहीं ना कहीं गॉड के प्रति ज़्यादा सरेंडर है, सिचुएशन के प्रति ज़्यादा सरेंडर है और लाइफ मोमेंट को एंजॉय करने वाला है। What's been your biggest learning shock working with the global clients or the events? तो सबसे पहले तो ये था कि डेफिनेटली दे आर अवेयर अबाउट इन अ PR इंडस्ट्री, राइट। उनको हमें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, उनको मालूम है कि हमें ROI नहीं, हमें परसेप्शन बिल्डिंग करवाना है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़र्क हमें उनके साथ महसूस हुआ है। और ऑल्सो दे रिस्पेक्ट द जॉब। हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या है कि दे आर गिविंग 50,000, दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम उनको 4 लाख वाला काम करके दें। तो हमारे इंडियन क्लाइंट के साथ सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। थिंक दिस इज़ फॉर एवरी सर्विस एरिया। हम भी वही चीज़ें फेस करते हैं। एज यू लास्ट टाइम विजिटेड जापान, कोरिया, देन दुबई, सो व्हाट्स वन प्रैक्टिस और अ कल्चर from Japan or you can say Korea or the Dubai you wish Indian startups adopted? Discipline first and दूसरा है पंक्चुअलिटी, कि जिस वक्त पे हम जिस मीटिंग को शुरू करना चाहें उस मीटिंग पे कर दें। टाइम की वैल्यू, मतलब नॉट असल में हमें टाइम की वैल्यू सीखना चाहिए। और ये तीनों देशों में मैंने देखा, 10 बजे की मीटिंग है तो 10 बजे शुरू हो जानी है। ये चीज़ हमें सीखना चाहिए। Is there something about India entrepreneurs that stands out internationally? देखिए, अगर मैं क्वेश्चन सही से समझ पाया तो सबसे मतलब एक लाइन में अगर समझना चाहे तो हम अपने क्लाइंट के लिए एक्स्ट्रा वर्क करते हैं विदाउट आस्किंग एक्स्ट्रा मनी। अगर हमारे क्लाइंट के लिए, गुडविल के लिए अगर कुछ मेहनत करना पड़े, सपोज संडे को भी हमें कॉल उठाना पड़े तो हम उठाते हैं। और ये हम बाहर की कंट्री से हमारा अलग है कि हमारे क्लाइंट से प्यार हो जाता है और हमें लगता है क्लाइंट हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहा है तो हम एक्स्ट्रा माइल जाके उनके काम को हम करना चाहते हैं। राइट। सो जैसे हमने बात करी कि आप जापान गए थे, कोरिया गए थे, वहाँ आपको कोई ऐसा बिजनेस आइडिया कुछ ऐसा लगा हो जो कि इंडिया में उसको लाया जाए और वो काफ़ी बूम करे? देखिए, ऑनेस्टली तो मुझे तो ऐसा भी मतलब कुछ नया टाइप में नहीं दिखा। जैसे कोरिया से शुरुआत करते हैं। कोरिया में हम गए थे तो ब्यूटी प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है। जिस तरह से यहाँ पे सैलून है, हर एक जगह, हर एक आपको मार्केट मिल जाएगा, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट के वहाँ पे ना ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटेड सारे आपको मिल जाएगा वहाँ पे।
और मुझे लगता है कि ऐसे कल्चर ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। मैं दुबई में जो गया वहाँ पे एआई रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, इवेंट्स काफ़ी एआई रिलेटेड बूम चल रहे थे। जापान डेफिनेटली काम को लेके और अपनी पंक्चुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से कुछ स्टार्टअप ऐसे आना चाहिए जापान से जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको सही से लोगों तक पहुंचा पाए, और साफ सफाई वाला ना कोई स्ट्रिक्ट स्टार्टअप आए जो मालूम कर दे कि भाई आज दिल्ली के वेस्ट जोन में इतने सारे कूड़ा है, दिल्ली के ईस्ट जोन में इतना कूड़ा है, और उसका दिखता रहे सब लोगों को। जिस तरह से हम टेम्परेचर देखते हैं ना कि इस जयपुर का टेम्परेचर इतना है ना, पटना का टेम्परेचर इतना है, उसी तरह से कुछ ऐसा स्टार्टअप दिखे वहाँ पे जहाँ पे दिखता रहे कि हाँ ये कॉलोनी बहुत गंदा है, ये कॉलोनी बहुत साफ़ है। इस तरह का एक रेवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ, ताकि हमारा सिविक सेंस हमारा बहुत अच्छा हो पाए, गवर्नमेंट चीज़ों को हम समझे कि भाई हमारा ही पैसा है, इसको सही तरह से यूटिलाइज कर पाए। राइट। जैसा आपने बोला एआई, सो नाउ अ डेज लाइक पीपल आर थिंकिंग एंड थोड़ा डर में भी हैं लोग कि एआई उनकी जॉब ले जाएगा, तो व्हाट डू यू थिंक सर? जी देखिए, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि मेरे बाबा को लगता था, क्योंकि वो हल से खेती करते थे, तो उनको लगता था कि ट्रैक्टर आ गया है तो मतलब जो बीच वाले जो किसान होंगे उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ट्रैक्टर आने से क्या हुआ, प्रोडक्शन तेज़ बढ़ा, राइट, और लोग इस तरह से यूटिलाइज किए। मेरे ही मतलब आप जर्नी में देख लीजिए, पहले किसी भी प्रेस रिलीज को मीडिया तक पहुंचाने के लिए हमें बाकायदा प्रिंट आउट करके उसको हार्ड कॉपी देना पड़ता था, फिर मेल आ गया, फिर मेल में हम लोग भेजते थे, राइट। अब तो व्हाट्सएप से भेज देते हैं। उसी तरह से एआई को मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक किसी को एक टूल की तरह देखना चाहिए कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, वो लोग और उसको इवॉल्व होंगे या चीज़ों को करेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से मीडियम चेंज हुआ है, ये जॉब जाना नहीं बल्कि जॉब बढ़ेगा, डेफिनेटली सेगमेंट शिफ्ट होगा। जो पहले फाइलें में बहुत सारे हम लोग रिकॉर्ड करके रखते थे, आपको याद होगा पोस्ट ऑफिस, बैंक में आप सब फाइलें दिखती थी बहुत सारी, अब एक कंप्यूटर में आता है। उसी तरह से इसको हम लोग चेंज होगा, नए तरह से स्किल डेवलपमेंट होंगे, नए लोगों को काम मिलेगा और करेगा। पहले इंडिया एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस था, अब सर्विस ड्रिवन हो गया है, तो हर एक जगह हम लोग आईटी में यूज़ कर रहे हैं। अब इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो जॉब और भी बढ़ेगा, बट नए तरह के जॉब आएंगे। उसी तरह से हमें नए तरीके की तैयारी करके रखनी चाहिए। तो वर्ल्ड तो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, हमारे इंडिया को भी तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कब ऐसा रियलाइज़ हुआ दैट यू आर थिंकिंग लाइक अ मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? देखिए, कोई भी पोस्ट में एक लर्निंग फेज होता है, तो एम्प्लॉय से मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉय को रहता है कि आपको अपने काम से मतलब रहता है, आप अपना बेस्ट एफर्ट देते हो और चाहते कि जो भी मुझे वर्क असाइन है मैं उस पर बेस्ट रिजल्ट लेके आऊँ। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो भी आप चीज़ें बता पाओगे और आपके पास बहाने बनाने की अपॉर्चुनिटी रहते हैं। लेकिन जब आप लीडरशिप पे हो और लीडर अपने आप को मान रहे हो, तो आपको रहेगा कि भाई आई विल गेट थिंग्स डन वाले एटीट्यूड में आप रहते हो। तो आप उस विचार में नहीं रहते हो कि आपके ऊपर कोई और है और सॉल्यूशन कोई और लेके आएगा। तो चाहे एम्प्लॉय भी ऐसा, मैं जब काम करता था तो मैं ऐसा ही सोचता था कि मेरे पास कोई काम आ गया, इसका सॉल्यूशन लाना मेरा काम है, ना कि आगे जाके मैं प्रॉब्लम बता दूं कि इसके कारण ये नहीं हुआ, उसके कारण ये नहीं हुआ। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और रिजल्ट आ रहा है तो सेलिब्रेशन भले मैं सबको बांट सकता हूँ कि टीम एफर्ट से हुआ है। तो मैं ऐसा शुरू से ही ऐसा सोचता था, इसीलिए मैं कंपनी में स्टार्ट कर पाई। आपका ऐसा कोई मोमेंट जिसने आपको सेल्फ डाउट में डाल दिया हो और जिससे आप पूरे चेंज हो गए हो? देखिए, सेल्फ डाउट तो हमेशा रहता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरा डाउट ख़त्म हो गया है। जब मैं पहली हायरिंग किया था, मैंने एक इंटर्न को मैंने हायर किया था और वो 10 दिन काम किया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैंने एग्जीक्यूटिव का हायर किया, उसने भी लगभग 20 दिन काम किया और छोड़ दिया। पर मेरा शुरू से ये था कि मैं किसी का पैसा नहीं रुकूंगा, मैं उसका पैसा दूंगा। तो मुझे लगता था कि भाई मैं टीम बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। फिर दूसरी बात ये हुआ कि आपने हायरिंग करी, आपने किसी को एक्सपेक्ट किया कि भाई वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, फिर उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो आपको लगता है अच्छा मैंने हायरिंग सही किया था कि नहीं किया था। फिर ये चीज़ें चलती ही रहती है और रोज़ आप उठते हो। इनफैक्ट आप भी जब कोई भी नया चीज़ शुरू करते हैं तो वहाँ लगता है कि सफल हो पाएगा कि नहीं, चैलेंजेस हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सीखने का गेम है, एंटरप्रेन्योरशिप पूरा सीखते रहने का एक दौर है। हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं,
मैं भी रोज़ नया सीखता हूँ। सेल्फ डाउट ख़त्म भी नहीं होना चाहिए, पर उसके प्रभाव से रुका भी नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें करते रहना चाहिए। तो जैसा आपने बताया अपने सेल्फ डाउट के बारे में, तो कभी कोई ऐसा समय आया हो जब आपने ऐसा सोचा हो यार अब मेरे से हो नहीं पा रहा, एक क्विट करने का? जैसे कंपनी जब स्टार्ट करी होगी आपने, तब आपको मे बी, आई डोंट नो अबाउट योर जर्नी इन 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 द स्टार्टिंग, बट जैसे लोगों का होता है कि स्टार्टअप करते हैं एंड देन आफ्टर दैट उनको लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई आपके अंदर ऐसा कभी कोई सोच आई, और अगर आई तो आप उसको कैसे, आप उसके ऊपर निकले? देखिए, ये सोच हर एक दूसरे सप्ताह में आ जाती है। जब इंसान को लगता है कि भाई नौकरी में ही अच्छा था, आपको अपने आप काम से मतलब था, एक मिनिमम टारगेट अचीव करना था। पर मुझे लगता है कि जब आपका उद्देश्य बड़ा है, तो बाकी मैं सारे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप फाउंडर को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका उद्देश्य ये है कि आपको फलाने न्यूज़पेपर में आपका कवरेज आ जाएगा, 10 लोग आपको जानने लगेंगे, इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोअर बढ़ जाएगा, तो आपके लिए बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस मुझे लगता है कि लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। अब लोगों के साथ मिलके ही करते हैं। यानी समझने के लिए क्या है कि आपके पास बेस्ट टीम होनी चाहिए, बेस्ट क्लाइंट होने चाहिए, और आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज भी आगे होने चाहिए जो आपके साथ आए। मुझे जब भी ऐसा डाउट होता है ना कि भाई अभिनय आज नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं सोचता हूँ कि बात ये किसी की जर्नी मेरी कंपनी से शुरू हो रही है। कोई इंटर्नशिप करने आ रहा है पहली बार और एडीजी क्राउड से इंटर्नशिप करेगा और यहाँ से उसका पूरा जीवन चेंज होने वाला है। कोई आज सीनियर एग्जीक्यूटिव में काम कर रहा है, कोई मैनेजर है, और उनके अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ है, भले पैसे के रूप में हो, उनके लिए रिस्पेक्ट हो। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से मुझे पहला इंटर्नशिप मिला था, उसकी खुशी जो मेरे माँ बाप को थी, जो मुझे थी, कहीं ना उसने मेरे जीवन को बदला। तो यही चीज़ मुझे रोज़ सुबह उठ के कहती है कि अभिनय चलना है, काम करना है, रोज़ काम करना है। और भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बिज़नेस में सबसे मुश्किल काम है आपको डेली मोटिवेट करना। डेली आपको ये सोचना कि आपको आज काम करना है, आज आपको मेहनत करनी है। कभी लगेगा कि नहीं जाऊँगा, कभी लगेगा अरे छोड़ देता हूँ, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हो। और आपके एक फैसले से सबके जीवन में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि मैं ही हूँ तो उनका जीवन चल रहा है, पर आप सोचते हो कि नहीं, आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, चीज़ें होंगी, तो इसलिए आप रोज़ काम करते हो। और मेरे मोटिवेशन का यही काम है, जब भी मैं निराशा होता हूँ मैं अपने टीम के साथ बैठता हूँ, उनको देख लेता हूँ, ऑफिस आ जाता हूँ, मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो मैं मंडे टू फ्राइडे, ख़त्म नहीं होता है, मोटिवेशन वहाँ से शुरू होता है। मैं मंडे से फ्राइडे बिल्कुल एकदम, मुझे काम करवा लीजिए, मैं 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम कर लूँगा। सैटरडे संडे मैं अजगर की तरह सोता हूँ। मैं, मुझसे बोरिंग इंसान कोई नहीं है। लेकिन जब मैं अपना तैयार हो जाता हूँ, यानी मैं यूनिफॉर्म में अपने आ जाता हूँ, मैं अपने कपड़े को यूनिफॉर्म मानता हूँ, उसके बाद मेरा डे चालू हो जाता है, फिर मुझे आलस वगैरह नहीं आता। टेल मी एनी मोमेंट दैट मेड यू लाफ इन एनी इंटरनेशनल इवेंट्स। मुझे याद है कि हम लोग जापान यात्रा पर थे, बेकरी में बैठे हुए थे हम लोग, और ऑर्डर हमें लेना था। पहले हमें लगा था कि हमें हैविंग करना है, हमें ऑर्डर लेके वहीं पे खाना है। लेकिन जब मैं ऑर्डर लेने गया तो टेक अवे हो गया। तो हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग रुक के थोड़ी देर खा लेते हैं, पर उनका फिक्स था कि वो 9 बजे आपको बाहर करेंगे। और 9 बजे उन्होंने बाहर किया, हम रोड पे गए खाने के लिए, वहाँ से पुलिस ने हमसे बाहर कर दिया, फिर हमें वो डस्टबिन में फेंकना पड़ा था। तो बड़ा एक फ़नी था कि अतिथि देवो भव का एक कल्चर इंडिया में है, पर वहाँ अपने पंक्चुअलिटी, अपने काम के लोग इतने सजग हैं कि भाई आपको 10 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। तो हमें भी लगना चाहिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोग करते हैं, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। तो मुझे बड़ा फ़नी लगा था वो। डिस्क्राइब बिहार एज अ ब्रांड इन वन सेंटेंस। ओह वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिहार, थोड़ा मुझे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि क्यों नहीं, वन सेंटेंस में अगर मैं बिहार को बोलूं तो क्या बोल सकता हूं। देखिए, बिहार एक बेहतर लोगों का राज्य है, लेकिन सिस्टम से लाचार है। और यही मैं बता सकता हूं, बिहार बेहतरीन है हर एक मामले में, लेकिन सिस्टम से लाचार है। जी, जो भी आपकी जर्नी रही है अभी तक की, उसमें आपकी फैमिली का कितना रोल है? सब बहुत बड़ा रोल है। मैं अपने माता पिता, भाई, क्योंकि जो मैं आपको बोल रहा था स्पिरिचुअल जर्नी, और हर एक किसी के बारे में यही बोलना चाह रहा था कि आप बहुत जो डिसाइडेड नहीं करते हैं। तो मैं किस घर में पैदा हुआ, माता पिता किस घर में है,
कुल मिला के देखो कभी उन्होंने दबाव नहीं दिया, कभी हिसाब नहीं लिया और मुझे फ्री माइंड होके काम करने के लिए अवसर दिया। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है मेरे करियर में। कोई ऐसी सीख या कोई ऐसा रूल जो कि घर से आप सीख के आए हो और जो कि आप अपनी कंपनी में भी लागू करते हो? माफ़ करना, फॉरगिव करना, फॉरगेट करना और उसके बावजूद भी साथ रहना, ये मैं कल्चरली में देखता हूँ। अगर आपका नाम लिया जाए इन फ्यूचर तो आप अपने आप को कैसे जानना चाहोगे, एज अ फाउंडर या फिर कुछ और? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, पर मैंने इसका आंसर कभी सोचा नहीं। पर अगर मैं अभी बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि चेहरे पे मुस्कान हो और इन जो भी सोच रहा हो ये सोचे कि इंसान ड्रीमर था और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए प्रयास भरपूर किया। जैसे अभी ना बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, तो बिहार की पॉलिटिक्स में लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, बिहार में राजनीति के बारे में इतनी दिलचस्पी जो है इसका कारण देखिए पूर्व से ही है। जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं वो बिहार की धरती से है। महात्मा गांधी का जो आंदोलन मोतिहारी से हुआ, उसके बाद संपूर्ण क्रांति हुई, उसके बाद जो हिंदू धर्म में जातियों के लेके जो आपस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें भी क्रांति आप जब 90s के दशक में देखेंगे उसमें बिहार एक जनक रहा है। और देखिए, हिंदी भाषी हम लोग हैं और हमारे पास करने के लिए बिजनेस कल्चर नहीं है और कहीं ना कहीं हम लोग समुद्र से जुड़े हुए नहीं हैं और हमेशा लिटरेचर के बारे में पढ़ना, डिस्कस करना, है ना, थ्योरेटिकल बातें करना और बड़ा ही इमोशनल लोग होना, ये भी एक कारण है। और इस बात को आप समझिए, बिहार में चुनाव हो रहा है और मैं आपको बता सकता हूँ प्रशांत किशोर जी एक तरह से अपनी पार्टी लेके आए हैं, 3 साल से गांव-गांव में मेहनत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हर एक मतलब चाहे मोदी जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे आरजेडी का भी अपना देख सकते हैं। आप देख रहे हैं पदयात्रा का टेंडेंसी बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस बार देखिए जो राजनीति हो, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप ये रील काट के डाल दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस बार लोग जिस तरह से बहुमत की सरकार बना पाएंगे, कि लोगों में बहुत सारे मतलब है ना, खुद से लोग कन्फ्यूजन की मात्रा में हैं, लोग सही से डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। लोग प्रशांत किशोर जी पर विश्वास करना चाहते हैं लेकिन पता चलता है कि भाई इनके पास 300 करोड़ रुपया इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने इस मतलब बिहार का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इस मुश्किल में फंसे हुए हैं कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आरजेडी आए, बहुत लोग चाहते हैं कि तेजस्वी आए। इसमें और कन्फ्यूजन है कि लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जो उनके पिछले कुछ वीडियो थे, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो इस बार नया मौका बदला प्रशांत किशोर को देना चाहते हैं पर उन पे भी 100% भरोसा नहीं बना पा रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में किसी की मजबूती से सरकार नहीं बनेगी और बनेगी तो हो सकता है आरजेडी की सरकार बन जाए, इसका भी संभावना काफ़ी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग इस बार डिटरमिन होकर कुछ नया मौका देना चाहिए, नया चीज़ें करनी चाहिए। नहीं हो तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से चुनाव बिहार में 6 महीने बाद होने जा रहा है। थैंक यू सो मच अभिनय जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। इस पॉडकास्ट से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आपकी जर्नी काफ़ी ही इंस्पायरिंग थी। कुछ ऐसे ही इंस्पायरिंग जर्नीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें एंड शेयर कर लें। थैंक यू।